हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आज हमारी पहली न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू तेलंगाना टनल के अंदर जो रेस्क्यू एफर्ट्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड है। इस न्यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट इरिगेशन टनल है जो आपकी श्री साइलेंट है तेलंगाना के कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है। वहां से ये पानी को ट्रांसफर कर रही थी ताकि आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां लगभग 4 लाख लोगों की पॉपुलेशन है वहां पर इरिगेशन प्रोवाइड कराई जा सके। ऑल राइट, तो हर दिन की तरह यहाँ पर काम चल रहा था। ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं मशीन्स के साथ। उस दिन जिस दिन ये जो है ये इवेंट जो है वो सैटरडे को हुआ है। रीजन ये है कि एकदम से इसकी छत कोलैप्स हो गई है और लगभग 13.5 किलोमीटर के अंदर, बिकॉज टोटल दैट इज नियरली 45 किलोमीटर्स और लगभग 14 किलोमीटर के आसपास जाके ये ट्रेजेडी हुई है जहां पर वहां से छत ही कोलैप्स कर गई है। ठीक है, इसी की वजह से यहाँ पर क्योंकि इनफ्लक्स ऑफ वाटर बहुत ज्यादा हो गया है, वहां पर जो मड है सारा का सारा जो इन्फिल्ट्रेटेड मटेरियल है वो इकट्ठा हो गया है। लंप जो है वो 6 to 7 फीट हाइट हो गया है। इसीलिए वहां पर आपका जो प्रोसेस है रेस्क्यू ऑपरेशन वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। एंड दैट इज व्हाट योर आर्टिकल इज सेइंग कि रेस्क्यू टीम्स लगातार चल रही हैं, लेकिन लगभग 5000 लीटर ऑफ वाटर है जो हर मिनट उसके अंदर इन्फ्लक्स हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पानी मतलब उसको रेस्क्यू ऑपरेशन को कैरी आउट कर पाना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है ना। उसी के बारे में ये है। आपको यहाँ से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेनी है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन। जैसे हमें पता होना चाहिए कि इरिगेशनल टनल है, ठीक है। उसके बाद जो आपका डैम रिजर्वॉयर है उसके बारे में पता होना चाहिए कि कृष्णा रिवर के ऊपर है। अमराबाद टाइगर रिजर्व इसके थोड़ा सा ही ऊपर है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से कुछ क्वालिटी इंफॉर्मेशन है इस टनल के बारे में जो आपको अपने न्यूज में लगातार, क्योंकि ये काफी दिनों से चल रहा है, तो आपको न्यूज़पेपर से इसकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से वो आपको निकालनी है। डेफिनेटली मेंस का क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में क्या लूप होल्स रह जाते हैं, किस तरीके के इंसिडेंट्स हो जाते हैं, वो हमें देखने पड़ेगा। उस तरीके से केस स्टडी के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इन द न्यूज, देखिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारे अगला जो आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्रॉम हेयर। यहाँ पर मोदी जी और असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके बीच में बातचीत चल रही है, राइट। वहां पर बात हो रही है और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है दैट इज रिलेटेड कि जो असम है उसका क्या रोल रहने वाला है इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, असम 2.0 एडवांटेज असम 2.0 करके एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म चला है जिसके अंदर असम के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाई जा सके। जैसे इस स्टेटमेंट के अंदर भी कहा गया है कि पिछले 10 साल में 4 बड़े पुल बनाए गए हैं असम के अंदर, इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसमें से एक लॉन्गेस्ट है भूपेन हजारिका ब्रिज जो पढ़ते हैं, ठीक है, जो आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर ट्रिब्यूटरी के ऊपर है, उसके बारे में है। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये पूरा आर्टिकल एक रीड आउट आर्टिकल है जहां आप ट्रैजेक्टरी ऑफ डेवलपमेंट, राइट। क्योंकि देखिए असम जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में से सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पर बहुत इंफॉर्मेशन है आपका। ज्योग्राफिकली देखें आप, हिस्टोरिकली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से वो स्टेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वही सब यहाँ पर बताया गया है कि असम की जो एडवांटेज लेना चाह रहा है भारत, बिकॉज यहाँ की जो इकोनॉमी है दैट विल बी टचिंग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑल इंडिया अपनी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बनाना चाह रहा है उसके अंदर असम का कंट्रीब्यूशन मेजर रहने वाला है, ठीक है, एज पर दिस आर्टिकल, राइट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट न्यूज आ रही है निकलकर दैट इज फ्रॉम दिस पेज। यहां पर देखिए इसके अंदर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉम हेयर, हाई कोर्ट ने एक ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय के सस्पेंशन को रोक दिया, राइट। एक आपके ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय है प्राइवेट फर्म के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन फर्म थी, जिसके एम्प्लॉय की सस्पेंशन को रोक दिया गया। इंपॉर्टेंट ये है कि हाई कोर्ट ने जो स्टांस रखा है सामने वो काफी इंपॉर्टेंट है और उसके पीछे था आपका ओवर वर्किंग आवर्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर राइट टू स्लीप को एम्फेसाइज करते हुए आपकी हाई कोर्ट ने बोला है दैट इज यहाँ पर ये देखिए राइट टू स्लीप, बैलेंस एंड वर्क लाइफ बैलेंस, पर्टिकुलरली इन दी
हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका को लगा कि उस एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है बिकॉज ही वाज ऑन रीकरिंग शिफ्ट्स, ठीक है, बहुत लंबी शिफ्ट्स, लगभग डबल शिफ्ट कर रहा है वो इंसान 16 घंटे की 2400 घंटे के लिए और 60 डेज से लगातार कर रहा है बिना किसी ब्रेक के। तो ऐसे में लाजमी है अगर वो लेजर कर रहा है या उसे नींद आ रही है, बिकॉज इट इज अ ह्यूमन बॉडी और वहां पर लेजर और रिलैक्सेशन का राइट होना चाहिए, ठीक है। एक तो आपको यहां से ये कोट करना है जो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरी चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है वो है आपकी दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉवेनेंट्स है, यानी जो इंडिया की पार्टी है उसने ये चीज रिकॉग्नाइज कर रखी है कि वर्क और लाइफ बैलेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आवर्स ऑफ वर्क है आपके एक इंसान के लिए वो 40 वीक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, एक दिन के अंदर 8 काम ना कराया जाए, ठीक है। अगर हो रहा है तो आपको स्टिपुलेटेड ब्रेक्स और एक्स्ट्रा पे करना चाहिए उस इंसान को, अगर एम्प्लॉय आप रख रहे हैं उससे ज्यादा। आपको पता होना चाहिए कि आईएलओ की तरफ से को रख सकते हैं या कितना कार्यभार आप उसको दे सकते हैं, 8 घंटे प्रतिदिन एंड 48 आवर्स इन अ वीक तरीके से लिखा गया है, ठीक है। और यही इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हाईकोर्ट ने सीधे सीधे हाईलाइट किया है कि वो इंसान 24 आवर्स की शिफ्ट कर रहा है, लगातार 16 आवर एक दिन में जा रहा है, तो मतलब वो 2 दिन का काम एक ही दिन में कर रहा है, ऑलराइट। तो दैट इज वाई अगर वो यहाँ पे कर भी रहा है तो राइट टू स्लीप को प्रायोरिटी दी है हाई कोर्ट ने, विच इज फार मोर विंसिबल। और आपको ये चीज आप बहुत इजीली यूज कर सकते हैं कहाँ पर, केस स्टडी के रूप में, ऑलराइट। केस स्टडी के रूप में एग्जाम्पल देने के लिए, आईएलओ की सब्सटेंशिएशन देने के लिए, ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव डाटा है जो आपको अपने लिए रिमाइंड रखना है, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज के पेपर में, दैट इज फ्रॉम नेक्स्ट पेज। अगली जो न्यूज आ रही है वो यहां से है, देखिए, तालिबान लेड एनवॉय को अगर दिल्ली एम्बेसी के अंदर बिठा दिया जाता है तो ये चीज कही जा रही है कि कहीं ना कहीं इंडिया की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं, देखिए तालिबान का जो पूरा है इट इज रिलेटेड टू अफगानिस्तान। जब आपके यूएस ट्रूप्स ने अफगानिस्तान को बैक ड्रॉप आउट किया 2018-19 के अंदर, उसके बाद वहां पर जो फाइनली गवर्नमेंट बनी है वो तालिबान लेड गवर्नमेंट बनी है, राइट। एंड द वर्ल्ड ऑलवेज गेट्स डिवाइडेड व्हेनेवर इट टेक्स ओवर। तालिबान जब भी टेक ओवर करता है अफगानिस्तान को तो हमेशा 2 फैक्शंस में बढ़ जाते हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं और जो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे कुछ नेशंस ऐसे हैं जो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आपके चाइना है, ईरान है, रशिया है, पाकिस्तान है, यूएई है, कतर है, सेंट्रल अमेरिकन नेशंस हैं, ठीक है, जो इसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तालिबान लेड आपके हो जाएं। लेकिन काफ़ी ऐसे डेवलपिंग वर्ल्ड के नेशंस हैं, जैसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, जो इसको सपोर्ट नहीं करती है। नाउ इंडिया का क्वेश्चन अगेन यहीं पर आकर रह जाता है कि इंडिया जो है वो अफगान की रिपब्लिक गवर्नमेंट के साथ है या तालिबान लेड गवर्नमेंट के साथ है। उसी से रिलेटेड ये पूरा का पूरा आर्टिकल है जहां पर ये बताया गया है कि गुड या बैड टेररिस्ट के बीच में किसी भी तरीके से, बिकॉज तालिबान जो है वो मोर और लेस इट इज कनेक्टेड विद अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, राइट, वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। क्योंकि वहां पर जो वुमेन्स के लिए जिस तरीके से वो डेमोक्रेटिक राइट्स पर काम नहीं करते हैं, दे कंप्लीटली रन ऑन इस्लामिक रूल स्टेट, और वो भी वो जो उन्होंने खुद बना रखे हैं, ठीक है। और स्पेशली जैसे वुमेन्स के लिए वहां पर नो राइट टू एजुकेशन होता है, 5th क्लास के बाद आप पढ़ नहीं सकते हैं, वर्किंग राइट्स नहीं होते हैं, शी कैन नॉट मूव अराउंड फ्रीली, शी कैन नॉट वियर ऑफ हर ओन। तो इस तरीके से जो मेजर लिमिटेशंस हैं, इनफैक्ट बच्चों के ऊपर, आपके लोगों के ऊपर जो जिस तरीके के काम होते हैं, रूल्स होते हैं, वो काफ़ी फ्राइटनिंग होते हैं। इसीलिए जो है उनके रूल को, तालिबान लेड रूल को ज़्यादा फेवरेबल नहीं माना गया है। उसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है कि भारत को क्या ऐसा होने देना चाहिए या नहीं, इसी के ऊपर क्वेश्चन उठा हुआ है। एंड उसी से रिलेटेड ये पूरा का पूरा आर्टिकल आज पेपर में आया है। आपको इसको एक बार पढ़ लेना है अच्छे से, ताकि आप इजीली समझ सके कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंपॉर्टेंट आज के पेपर से, दैट इज फ्रॉम हेयर, ये देखिए इस तरफ, हाँ जी, ये हो गया हमारा। उसके बाद जो हमारा आर्टिकल आया है यहाँ पर,
जो साइमल्टेनियस पोल्स की बात हो रही है, दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड बात हो रही है कि लोकसभा और आपकी स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन साथ साथ हो जाने चाहिए, उससे रिलेटेड पूरा का पूरा ये आर्टिकल आया हुआ है, जहां पर जो फॉर्मर सीजीआई है वो कहना चाह रहे हैं कि हालांकि ये जो इनिशिएटिव है वो सही है, बट कहीं ना कहीं ये लीगल बैटल हार सकता है। क्यों? क्योंकि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स की आप बात कर रहे हो कि स्टेट्स के टर्म्स को एक साथ ले आएंगे और साइमल्टेनियस करने की कोशिश करेंगे, वो जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट में है। ठीक है, तो ये पूरी डिस्कशन, ये पूरा आर्टिकल इट इज रिलेटेड टू अ डिस्कशन हैपनिंग अराउंड अ टेबल, जिसके अंदर आपके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस हो रहे हैं इस पूरे बिल से रिलेटेड। ठीक है, वहीं पर ये बात की गई है कि लीगल चार्जेस को हार सकता है। उन्होंने बोला है कि curtailing the tenure of the assemblies to synchronize poll, वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट जा रहा है, वो चीज फेवर में नहीं जाएगी। ऑलराइट, एंड साथ के साथ यहाँ पर एक और हमारे जो लॉ कमीशन के चेयरपर्सन हैं, दैट इज ऋतुराज अवस्थी, उन्होंने बोला है पैनल के सामने कि वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो अगर आपका स्टेप हो जाता है, दैट इज अगर आपके साइमल्टेनियस पोल्स होते हैं, तो वहां पर कोस्ट कटिंग विल बी अ मेजर फैक्टर, जो बहुत सपोर्ट होने वाला है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हुए हरियाणा और दिल्ली के इलेक्शंस में देखा गया है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है जितना लोकसभा में भी नहीं होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके स्टेट एक्सपेंडिचर पे और आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है अगर बार बार इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है जी, तो उस चीज से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है, आपको उसी के रेफरेंस में पढ़ना है, दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन में आपकी एडवांसमेंट के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद जो हमारा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आज के पेपर में, दैट इज फ्रॉम दिस पेज। यहां पर देखिए, ये एक सर्वे आया है गवर्नमेंट की तरफ से, ऑफिशियल सर्वे आया है, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की तरफ से, जिन्होंने ये बोला है कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ा हुआ मिला है, और ये बहुत ही पॉजिटिव रिकॉर्ड डाटा है, जो आपको, आप ये कह सकते हैं, आप अपने मेंस में कहीं पर भी यूज कर सकते हो, यहां से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑलराइट, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि वुमेन जो है वो नॉन पेड से पेड जॉब के अंदर आए, पेड इकोनॉमी के अंदर आए, उसी से रिलेटेड ये पूरे फैक्ट्स और फिगर्स हैं जिसके ऊपर आपने प्रिसाइजली ध्यान देना है। जैसे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड वर्क है वो 25% हो गया है 2024 में, और पहले 21.8% होता था। ठीक है, मेन के लिए इट हैज रोज फ्रॉम 70 to 75%। आफ्टर दैट, ये देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो टाइम स्पेंट है बाय वुमेन इन अनपेड डोमेस्टिक इज नाउ 305 मिनट्स इन 2024 कंपेयर टू 315। जो एवरेज पहले 315 मिनट एक वुमेन जो है ऑन एन एवरेज लगाती थी, उसके कंपैरेटिवली अब 305 मिनट्स है जो वो अनपेड डोमेस्टिक वर्क के ऊपर लगा रही है। इसीलिए ये एम्पावरमेंट की तरफ जा रहा है कि हाँ जी, आपका जो मतलब जो वुमेन है वो आउट ऑफ दैट अनपेड इकोनॉमी बाहर आ रही हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये भी चीजें हैं जैसे कि 137 मिनट्स वो अपने हाउस होल्ड की केयर में लगा रही है, 75 मिनट्स जो हैं वो मेल मेंबर्स लगाते हैं हाउस होल्ड के लिए। तो यहाँ से आपको जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 वो 413 मिनट्स अ डे लगाते हैं लर्निंग एक्टिविटीज पे, सेल्फ केयर पे। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा का पूरा फिगर आया हुआ है। ये फिगर है कि मिनिस्टर ने बताया है 15 to 59 की एज ग्रुप में आपकी जो केयर गिविंग एक्टिविटीज है उसमें ऑलमोस्ट 41% वुमेन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, इस तरीके के डाटा जो ऑफिशियल हैं एनएसओ की तरफ से हैं, वो आप सीधा कोट कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर राइटिंग में, अपने आंसर्स को क्रेडिबल इम्पिटस देने के लिए। जैसे अगर मैं आंसर लिख रही हूँ और मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा कि वुमेन शुड बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटी या फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आना चाहिए, एज पर दी एनएसओ डाटा दी स्टैट्स हैव इम्प्रोवाइज्ड एंड वी नीड टू वर्क मोर इन दिस डायरेक्शन। इस तरीके से जब आप अपने पॉइंट को सब्सटेंशिएट कर देते हैं, दैट गिव्स अ लॉट मोर एडवांटेज टू योर आंसर। वहीं के लिए ये पूरे के पूरे फिगर्स जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसी पर्सपेक्टिव से आपने इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना है और इस डाटा को अपने पास स्टोर करके रख लेना है।
ठीक है जी। दूसरी तरफ एक और जो आर्टिकल आया है दैट इज सीबीएसई से रिलेटेड, जहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए ये बोला गया है कि आप प्ले स्कूल, किंडरगार्टन्स विद इन द स्कूल प्रीमिसेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अक्सर इंडिया में देखा गया है, इंडिया में प्री नर्सरी से एजुकेशन स्टार्ट होती है, उससे पहले जो किंडरगार्टन है या प्ले स्कूल्स है जो फ्री ऑफ वो होता है उसके लिए अलग इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। नाउ सीबीएसई अलाइन कर रहा है कि आप ये भी फॉर्मल एजुकेशन के अंदर विद इन द स्कूल प्रीमिसेस खोल सकते हो, बिकॉज हम चाह रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो प्री लर्निंग स्टेज है वो जल्दी शुरू हो और बच्चा उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज में डेवलपमेंट शो करे। ठीक है, तो ये अगेन आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड पूरा का पूरा आर्टिकल है। आफ्टर दैट यहाँ पर ड्राफ्ट पॉलिसी है, जहां पर एक और चीज कही गई है कि 2025-26 के लिए बच्चे 2 बार एग्जामिनेशन दे सकते हैं, बोर्ड के 10th और 12th के बच्चे। ठीक है, उनके पास ऑप्शन है कि अगर वो अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, किसी कारणवश वो एक बार अपने बोर्ड एग्जाम्स अच्छे से नहीं दे पाए हैं, तो वो दोबारा इंप्रूवमेंट के एग्जाम सही से दे सकते हैं और उसके अंदर उनके पहले वाले मार्क्स को कंप्लीटली नल एंड वॉइड किया जा सकता है। ऑप्शन ये भी है कि वो सेकेंड टाइम पे मर्जी है उनकी कि उन्हें देना है या नहीं देना है, इट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, तो एक बार ये साइकिल जो है वो फेब के अंदर कंडक्ट की जाएगी और दोबारा ये जुलाई के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट अभी तैयार हुआ है। कैसे होना है, वैलिडिफिकेशन कैसे होगी या इसको कैसे लागू करने वाले हैं वो अभी देखना रहेगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही आर्टिकल एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपके आए हुए हैं, इस तरीके से आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा आर्टिकल आज इंपॉर्टेंट आया है दैट इज फ्रॉम टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट, जहां पर बात की गई है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला से रिलेटेड। देखिए, बहुत दिनों से कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही है बिटवीन तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पर सर्व शिक्षा अभियान के भी मतलब आपके फंड्स रोके गए हैं, समग्र शिक्षा अभियान के। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से तमिलनाडु गवर्नमेंट के लिए, ताकि वो जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3 लैंग्वेज पॉलिसी को अडॉप्ट करे और उसे अपने मॉड्यूल्स के अंदर ऑफिशियली स्टार्ट करे। तो उसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है, जहां पर ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन सीधा सीधा डिक्लेयर करता है दैट जब कमेंस हुआ था तो 15 साल के लिए इंग्लिश को एक अल्टरनेट लैंग्वेज के रूप में रखा गया था, ताकि हम पूरे देश के अंदर काम कर सके। एल्स और अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कोशिश करनी है और सरकार पूरे एफर्ट्स कर सकती है जिसके थ्रू वो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए। ठीक है, और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहां पर फॉर श्योर हिंदी को पढ़ाया जा सके। लेकिन रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से है कि जो आपके एनुअल एएस या एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिसर्च है, उनकी तरफ से भी इस तरीके से स्टैट सामने आए हैं कि क्लास 5th का बच्चा भी क्लास 2 की लेवल की टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ पाता है अगर वो आपकी लोकल लैंग्वेज में लिखी है। तो इस तरीके से काफ़ी डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं। मोर देन 40% ऑफ दिस एज कुड नॉट रीड सेंटेंसेस इन इंग्लिश। ठीक है, और इसके अंदर ये भी दिखाया गया है कि जो बजटरी एक्सपेंडिचर है वो भी हमारा कम है कंपैरेटिवली। ठीक है, स्पेंड बाय द स्टेट्स, जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसकी। ऑलराइट, मेजर बात ये है कि इस आर्टिकल के अंदर आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, तीसरी लैंग्वेज होना आना कोई गलत नहीं है। ठीक है, आप अपनी लोकल लैंग्वेज रखिए, आप इंग्लिश लैंग्वेज रख रहे हैं और अगर आप साथ में हिंदी को कर रहे हैं तो दैट इज नॉट एन इशू एंड दैट शुड नॉट बी एन इशू। ऑलराइट, अब तमिलनाडु गवर्नमेंट अपनी द्रविडियन मूवमेंट के चलते इस चीज को कवर अप नहीं करना चाह रही है, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, बट एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी शुड बी मेड एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द यूनियन, ये चीज लिखी गई है। राइट, तो यही पूरा का पूरा आपका डाटा है जिसके अंदर स्पेसिफिकली एएससीआर की रिपोर्ट को हाईलाइट करने के लिए दिखाया गया है कि 14 से 18 की एज ग्रुप के अंदर लगभग 25% बच्चे ऐसे हैं जो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी क्लास 2 की टेक्स्ट बुक को फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाते हैं। राइट, तो देयर इज अ नीड टू डू द थिंग्स की ताकि वहां पर आपके प्राइवेट स्कूल के बच्चे, देखिए यहाँ पर भी है 2011 का सेंसस डाटा रिवील करता है कि अप्रोक्सीमेटली 26% ऑफ इंडिया इज बाइलिंगुअल, 7% इज ट्राइलिंगुअल। ठीक है, और फिगर्स जो है अर्बन एरियाज के अलग हैं और रूरल के अलग हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर सेंसस में ये भी दिखाया गया है कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होना चाहिए गवर्नमेंट्स के बीच में, एक दूसरे के साथ खींचाखाची या तानाशाही ना हो, लेकिन एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हुए ये पूरा का पूरा अगर सिस्टम आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो दैट विल बी ऑन अ गुड पार्ट, दैट विल बी ऑन अ फॉर फ्यूचर, अच्छी चीज के लिए जा रहा है। ये इस आर्टिकल के अंदर समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक
ठीक है। इसी के नीचे जब आप टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का दूसरा आर्टिकल देखते हैं तो दैट इज अगेन रिलेटेड टू वुमेन। आज वुमेन से रिलेटेड पेपर में 2-3 चीजें आ गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ सेकेंड, यहां पर ये है, व्हाट डिड द हाई कोर्ट रूल अबाउट द अरेस्ट ऑफ वुमेन। देखिए यहां पर क्या हुआ है, एक केस आया है जहां पर 8 बजे के आसपास रात को एक वुमेन को अरेस्ट किया गया। तो उसके अंदर आपकी हाई कोर्ट ने रूल किया है दैट कि वुमेन को रात को अरेस्ट करना इट इज नॉट मैंडेटरी, वो सिर्फ एक डायरेक्शन है कि आप जो हैं, देखिए यहां पर मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट उन्होंने बोला है कि इन दीपा वर्सेस विजय लक्ष्मी दैट दी रिस्ट्रिक्ट्स द अरेस्ट ऑफ वुमेन। जो भारतीय न्याय संहिता नागरिक कानून है उसके अंदर ये साफ साफ लिखा है कि जो वुमेन है उसको सनसेट के बाद और सनराइज से पहले किसी भी सूरत हाल में अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इसको इन्होंने बोला है कि ये सिर्फ डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही करना है। ऑलराइट, ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, ये एक डायरेक्शन है। अगर कोई केस ऐसा उत्पन्न हो रहा है जहां पर चीजें थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है तो इसको ओवररूल भी किया जा सकता है। ऑलराइट, अब इस आर्टिकल के अंदर आपको अलग अलग प्रोविजंस बताए गए हैं, जैसे सेक्शन 464 ऑफ सीआरपीसी बताया गया है जहां ये सीधा सीधा कह रहा है कि अरेस्ट ऑफ वुमेन शुड नॉट बी आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। एक रूल ये कहता है, और दूसरा ये कहता है कि जब भी आप किसी वुमेन को अरेस्ट करने जाएंगे तो देयर शुड बी अ फीमेल स्टाफ इन्वॉल्व। ठीक है, तो उसको जो है अरेस्ट करने के लिए फीमेल ऑफिसर का होना बहुत जरूरी है। ये 2 प्राइम कंडीशंस हैं जब भी आप किसी वुमेन को अरेस्ट कर रहे हैं ताकि उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके। अब इसके अंदर एडवांसमेंट में ये चीज देखी जा रही है कि यहां पर जो इस प्रोविजन का क्योंकि उन्हें 8 बजे के आसपास अरेस्ट किया गया है तो दैट इज वाई ये पूरा का पूरा मामला रूलिंग में आया है। ठीक है, हिस्ट्री यही कहती है, लॉ कमीशन ने भी बार बार यही रेकमेंड किया है कि ये सेफ्टी के लिए जरूरी है। राइट, उसके बाद यहां पर एक सिचुएशन ये आ जाती है कि अगर आपकी मद्रास हाईकोर्ट है उन्होंने ये जरूर हाईलाइट किया है कि अगर आपकी जो वुमेन है वो कोई हीनियस क्राइम कंडक्ट कर रही है और आप, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर इस टाइम पीरियड के बीच में आपको अरेस्ट करना है तो आपको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो दे आर सेइंग कि अगर इस टेन्योर के बीच में उसने क्राइम कर दिया और हमें अरेस्ट करना है, मजिस्ट्रेट किसी पॉसिबल रीजन की वजह से पॉसिबल नहीं है उनसे परमिशन लेना, तो उस बीच में पब्लिक सेफ्टी का ध्यान रखते हुए अगर वुमेन को अरेस्ट कर लिया गया है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। ऑलराइट, ये चीज है। नाउ इसी का पूरा रोल है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सिंपल बोला हुआ है कि इस रूल के साथ स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होना चाहिए चाहे कोई भी गिवन सर्कमस्टांस हो। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्रिएट नहीं हो रही हैं। क्या अब इसके फाइनल स्टेटमेंट में ये आ रहा है कि क्या इस रूलिंग से फिर प्रोविजन को डाइल्यूट किया गया है? इट इज नॉट सो, क्योंकि आपकी हाई कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि सेक्शन 464 जो है वो डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं, लेकिन इस प्रोविजन को फ्यूटाइल नहीं किया जा सकता पुलिस के द्वारा। मतलब आप इसको बार बार रीअकरिंग केसेस के अंदर नहीं ला सकते हैं। अगर कोई जेन्युइन केस इरप्ट हो रहा है जहां आपको लग रहा है कि जरूरत है तो आप इसको टेक ओवर कर सकते हो, आप इसको बाईपास कर सकते हो इस डायरेक्शन को। ठीक है, तो दैट इज वाई इसको मैंडेटरी नहीं बताया गया है, डायरेक्टरी बताया गया है। और ये आप सीधा सीधा हाईकोर्ट का नाम लेके दैट इज मद्रास हाईकोर्ट यूज करके आप इसे बता सकते हैं, इसको यूज कर सकते हो। ठीक है जी, आफ्टर दैट इसके बाद जो हमारी न्यूज है दैट इज फ्रॉम द वर्ल्ड पेज, जिसके अंदर सीधे सीधे यूएसए ने साइड किया है रशिया के साथ यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और उन्होंने बोला है कि एक स्विफ्ट एंड होना जरूरी है वॉर का। देखिए 3 साल हो चुके हैं पूरे रशिया यूक्रेन वॉर को, और अभी उनकी एनिवर्सरी थी, अभी पिछले ही हफ्ते होके हटी है। इसी चीज के मद्देनजर रखते हुए फिर से यूएसए ने एक आप कह सकते हैं स्टार्ट किया है, प्रपोजल लेकर आए हैं, वो यूएन के अंदर रेजोल्यूशन लेके आए हैं, जिसके अंदर वो बोल रहे हैं कि क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है और बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, तो दे आर प्रपोजिंग कि इसका अब एक स्विफ्ट रिमूवल हो जाए, एक स्विफ्ट डिस्पोजल हो जाए इस पूरे वॉर सिनेरियो का। क्लियर है? इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर ये कहा गया है कि अब एक स्विफ्ट एंड होना जरूरी है। हालांकि अभी तक बहुत सारे रेजोल्यूशंस लाए गए थे, लेकिन क्योंकि रशिया खुद
परमानेंट 5 के अंदर है, उसके पास वीटो पावर है, तो कुछ एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पा रही थी. नाउ वी विल हैव टू लुक आउट कि इसका रिजल्ट किस तरीके से रहता है, बिकॉज यूएसए ने अपना स्टांस चेंज करते हुए रशिया की तरफ सॉफ्ट स्टैंड रखा है. ऑलराइट, और ये चीज हमें देखा भी है, डोनाल्ड ट्रंप की जो लगातार जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो भी इसी तरफ फेवर कर रही हैं. दूसरा जो आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू यूनाइटेड किंगडम, जहां पर उन्होंने बोला है कि वो अपने डिफेंस के अंदर 2.5% ऑफ इट्स जीडीपी करने वाले हैं, और ये कहीं ना कहीं अलाइनमेंट अगेन विद डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि यूएसए ने बोला है कि जो नेटो मेंबर्स हैं उसके अंदर सिर्फ यूएसए ही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, हर देश को अपनी जीडीपी का कम से कम 4 से 5% एटलीस्ट इधर लगाना चाहिए, डिफेंस सेक्टर की तरफ लगाना चाहिए. यूएसए विल चेंज इट्स स्टांस, ना वो यूक्रेन को ऐसे सपोर्ट करने वाला है और ना ही किसी और देश को ब्लाइंडली सपोर्ट करने वाला है, अनटिल एंड अनलेस कि उस देश का खुद का कंट्रीब्यूशन डिफेंस की तरफ ज्यादा हो. ठीक है, तो ये दोनों ही न्यूज आज आपकी वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर नेटो से रिलेटेड और आपके यूनाइटेड स्टेट्स के हेजेमनी या उसके रोल से रिलेटेड आई हुई हैं. इस तरीके की डिटेल वीडियोस हम डेली डिस्कस करते हैं हिंदू के एडिटोरियल की, राइट, हिंदू के पूरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की, सॉरी. तो आपको जिस तरीके से भी इस प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड स्टे ट्यून्ड टू द्रोणाचार्य IAS. थैंक यू वेरी मच.